So students, welcome back again. So last day I have told you that this second chapter, demographic structure of Indian society, this is too much important for a sociologist and also for a student who is reading sociology, and also the common people, any ordinary people who is living in the society, to know about the demography, means to know about the population distribution. How is the population distributed, and how is its variation in the different region of the country or the world? It is important, so that anybody, any common citizen, or any student or a researcher, he or she can make a mind, or he or she can make an idea for the peoples and for the societies. In other cases, or in the absence of knowledge of demographic structure of Indian society or any other country's society, it will be very difficult to think about the societies, to take any decision, to compare the societies from one country to another or from one state to another. It will be very difficult. So demographic structure means the knowledge of the peoples in any country, or the numeric knowledge, or counting, or the proportions in different sectors and on the basis of different ideas or different concept. It also help to provide the solution for the future problems and for the current problems, for the peoples also and for the government also. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री का, जनसंख्या से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं, ये जनसंख्या की जो भी जानकारी है, चाहे वो आंकड़े पर आधारित हो या फिर कुछ स्टैंडर्ड्स पर, मानकों पर आधारित हो, दूसरे क्राइटेरिया पर, बेसिस पर आधारित हो सकती है। इस सभी तरीके की जनसंख्या की सभी तरीके की जानकारी उस देश की सरकार के लिए, और साथ ही साथ सोशोलॉजी की स्टडी करने वाले स्टूडेंट और रिसर्चर्स, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से वो समाज के बारे में कोई राय बना सकते हैं। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि भारत की जनसंख्या और अमेरिका की जनसंख्या में कितना अंतर है, कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ का क्षेत्रफल कम और ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आप उस देश के विकास से, वहाँ के डेवलपमेंटल प्रोसेस से और अपने कंट्री के डेवलपमेंटल प्रोसेस से कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। और जब बात डिसीजन लेने की आएगी कि चलिए ठीक है, अब देश के विकास के लिए या जनता के कल्याणकारी कार्यों के लिए कैसा प्रोग्राम बनाया जाए, तो उसके लिए भी फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि आपको यही नहीं पता है कि जब यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है तो उसके लिए प्रोग्राम क्या बनाएंगे, कितने बेरोजगार हैं आपको ये नहीं पता है, कितने रोजगार हैं ये नहीं पता है, तो फिर डिसीजन लेना, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना और कोई प्लानिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ठीक ऐसे ही समझ सकते हैं कि मान लिया आपके यहाँ पर कोई शादी समारोह है या कोई प्रोग्राम है, और आपको ये नहीं पता है कितने लोग आने वाले हैं, तो आप उन सभी मेहमानों के लिए, उन सब के लिए खाने पीने से लेकर ठहरने का अरेंजमेंट कैसे करेंगे? या अनुमान आपका कहीं गलत निकल गया, तो आपने अनुमान लगाया था कि 200 लोग आने वाले हैं और उसके हिसाब से सारी तैयारी कर ली थी, खाने पीने से लेकर ठहरने का इंतजाम, बाद में पता चला 500 लोग आ गए, तो फिर आपके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। तो ऐसे ही ठीक होता है सोशोलॉजिस्ट के लिए भी, सोशोलॉजी के स्टूडेंट के लिए भी, और गवर्नमेंट के लिए भी। अगर उनके पास सही आंकड़ा जनसंख्या का और सोसाइटी का नहीं होता है सभी आधार पर, तो उसके बाद उनके लिए डेवलपमेंटल प्रोग्राम बनाना और प्लानिंग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत सारी सरकारें पूरी दुनिया भर में जो असफल हो रही हैं, कहते हैं कि वहाँ का डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, अफ्रीकी कंट्रीज़ को लिया जाता है, तो इनमें ये चीज़ें मुख्य हैं। वहाँ की सरकारों के पास अपनी ही पॉपुलेशन का कोई आंकड़ा मुखड़ा और कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सही से। भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले कंट्री में
आपने अक्सर देखा है सरकारी जो सेवाएं हैं या सरकारी गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, स्कीम लॉन्च होती हैं, वो अक्सर फेल हो जाती हैं, या वो सभी लोगों को उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं जो उसके अधिकारी हैं, जिनको उनकी आवश्यकता है। उन लोगों तक उन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है या उनको नहीं मिल पाता है। उसका भी एक कारण यही है कि सरकार जब उस प्रोग्राम को, उस स्कीम को लागू करती है, तो उसके पास एक ठोस योजना नहीं होती है, और वो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर से मिली हुई जानकारी जिसके आधार पर वो बिल्कुल क्लियर कर सकें कि इस क्षेत्र के या समाज के इस हिस्से को ज़रूरत है और उसके लिए हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, वो लोग बिल्कुल फिक्स होने चाहिए, उनका डेटा होना चाहिए सरकार के पास, और तब वो सुविधा उनके पास सीधे पहुंच पाएगी। अन्यथा की स्थिति में क्या होता है कि जो बिचौलिए होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, इंटरमीडिएट जहाँ पर स्टेजेस आती हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार या फिर उस स्कीम के या उसका जो भी फंड है उसके किसी न किसी तरीके से दुरुपयोग किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। भ्रष्टाचार का भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर सोसाइटी का जानना समझना और उसका बिल्कुल सही सही ठीक हमारे पास रिजल्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ से मिलेगा? तो अब इसलिए आपको पता है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, जिसमें कैलकुलेशन और डेटा बेस्ड एनालिसिस होता है, ये हेल्प करता है। तो इंडिया का जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, जो सर्वेक्षण का सभी का काम करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, NSSO जिसको बोलते हैं, ये भारत में जनसंख्या के काउंटिंग से लेकर के उसकी सभी कैटेगरीज पर डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीज़न, प्रोपोर्शन को निकालना और जितना भी स्टैटिस्टिकल डेटा है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना, ये इसका काम है। इस प्रोसेस को सेंसस बोला जाता है, जनगणना कहते हैं इसको। आपको पता है कि 2021 में अभी ये भारत की जनगणना फिर से शुरू होने वाली है। इसके पहले 2011 में हुई थी, और 10-10 साल के 10-10 ईयर्स के एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद में इंडिया में सेंसस लगातार, अगर कोई हालात नहीं आते हैं ऐसे मुश्किल, तो हर 10 साल के अंतराल में यहाँ पर जनगणना की जा रही है। और ये जो सेंसस का प्रोसेस है ये पूरे वर्ल्ड में बहुत पहले से ही चला आ रहा है। एंशियंट टाइम में तो नहीं था ये, लेकिन जब से ये मॉडर्न डेमोक्रेसीज पूरे वर्ल्ड में आई हैं, अमेरिका और यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ जब इंडिपेंडेंट हुए, वहाँ डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ प्रोग्राम और स्कीम बनाने की जब बात आई, तो ये गवर्नमेंट के सामने ये क्वेश्चन आया कि आखिरकार हम प्रोग्राम बनाए तो कैसे बनाए, हमें तो ये नहीं पता है कितने लोग बेरोजगार हैं, तो रोजगार हम किसको देंगे या कितने लोगों को देंगे, ठीक, कितनी वैकेंसीज निकाली जाए, ठीक है, कितने चिल्ड्रन हैं पूरे कंट्री में, उसके अकॉर्डिंग स्कूल ओपन किए जाएँ और फिर स्कूल के अकॉर्डिंग ही टीचर अवेलेबल कराया जाए, तो सारा डेटा कहाँ से मिलेगा भाई? तब उन लोगों ने ये स्टार्ट किया कि ऐसा करते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने पूरे कंट्री की पॉपुलेशन की काउंटिंग करानी होगी और सभी स्टैंडर्ड्स पर ये देखना होगा बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, स्त्रियाँ कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, साक्षर कितने हैं, निरक्षर कितने हैं, कितने लोग रोजगार परक हैं और कितने रोजगारहीन हैं। ये सारी चीज़ें सेंसस में स्टार्ट हुई। लेकिन आपको बता दें कि ये एक बार में नहीं हुआ, सारा प्रोग्राम और सभी सरकारों ने एक साथ शुरू नहीं किया। शुरुआती दौर में तो केवल क्या होता था, बस टोटल काउंटिंग हो गई पूरे देश की, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री पुरुष कितने हैं इसकी भी हो गई। लेकिन धीरे धीरे उसमें स्टेप जुड़ते गए, जैसे जैसे सरकारों को लगता गया कि नहीं, इस चीज़ का भी पता चलना चाहिए, अभी हमें डेथ रेट का पता चलना चाहिए, देश में लोगों की जो मृत्यु हो रही है वो किस दर से हो रही है, बर्थ रेट का पता चलना चाहिए, भाई जनसंख्या इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, हमको पता चलना चाहिए किस रेट से, किस गति से बढ़ रही है, तो वो डेथ रेट, उनको बर्थ रेट चाहिए। तो ये सभी चीज़ें धीरे धीरे इंक्लूड होती गई स्टेप बाय, और आज भी हो रहा है। पिछले आप 2011 की जनगणना के अगर उस फॉर्म को लेंगे जिसमें कुछ कॉलम बने होते हैं, जहाँ पर हर एक घर में जा कर के जो जनगणना अधिकारी आते हैं वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं पर्टिकुलर परिवार की, तो अब जो नया फॉर्म आएगा 2021 में, उसमें देखेंगे कुछ ना कुछ कॉलम आपको डिफरेंट मिलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे।
नए नए कॉलम सरकार जोड़ती रहती है कि चलो इस चीज़ का भी पता लगा लिया जाए साथ साथ में। तो ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, अमेरिका में सेंसस का जो प्रोसीजर है जनगणना का, वो 1790 में स्टार्ट हो गया था। और वहाँ पर ये माना जाता है कि दुनिया की ये पहली मॉडर्न जनगणना है, आधुनिक जनगणना मानी जाती है। उसके बाद भारत में भी ब्रिटिश इंडिया के टाइम में ही, जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था, उसी टाइम पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर सेंसस को ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। और आपको जैसा कि पता होगा कि 1872 में, 1872 में पहली जनगणना भारत में कराई गई थी। तो उस टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा इतना ब्रॉडली एक्सपेंडेड नहीं थी, इतने सारे क्राइटेरियाज को भी लिए नहीं थी। ये एक मात्र नॉमिनल सेंसस था, आप मान सकते हो। और उसके बाद में 1881 में, उसके लगभग 10 साल बाद, 1881 में पहली आधिकारिक जनगणना हुई थी, जो ठीक तरीके से, सही तरीके से कराई गई थी। तो 1881 की ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में इंडिया में जो जनगणना हुई थी, वो आधिकारिक मानी जाती है। और यहीं से शुरुआत होती है जनगणना की ठीक तरीके से। फिर तब से कुछ बार ऐसा हुआ कि बीच में ब्रेक भी आए, ठीक है। अदरवाइज़ 10-10 साल के नियमित रेगुलर इंटरवल के बीच में इंडिया में जनगणना होती रही है, सेंसस को हेल्ड किया जाता रहा है। और अभी जो मैंने आपको बताया कि जो लास्ट सेंसस है, पिछली जनगणना, ये 2011 में हुई है। उसके जो भी रिज़ल्ट आजकल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम लोग देखते हैं लिटरेसी रेट 73 है, 73%। तो 73% कहाँ से आया? ये उसी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग बोलते हैं। जनरली लोग बोल देते हैं देश की जनसंख्या 121 करोड़ है, 121 करोड़, ये डेटा कहाँ से आया? उसी 2011 की जनगणना से आया है। अभी 2021 में ये सारे आंकड़े मुकड़े वेरिएट होंगे, चेंज होंगे, क्योंकि जनसंख्या में चेंजमेंट लगातार जारी है। तो ये प्रोसीजर है। सेंसस के थ्रू से सभी तरीके की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को और सिटीजन्स को मिलती रहती हैं। और डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए, चाहे एक परिवार में हो, एक गांव में हो, पूरे स्टेट में या पूरे देश में, जनसंख्या के बारे में जानकारी रखना और उसको ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाना, प्लानिंग करना डेवलपमेंट की, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और ये बेनिफिशियल होता है। आँख बंद करके डिसीजन ले लेना, ठीक है। मान लिया आप मार्केट गए हैं, आपने ये हिसाब नहीं लगाया कि घर में कितने लोग होंगे और कोई चीज़ ले आए, तो दो ही कंडीशन होती हैं। या तो वो चीज़ कम पड़ जाएगी, आपने सोचा था घर में 3-4 लोग होंगे, बाद में पता चला रहे उधर तो 10 लोग हैं, 2-4 लोग और बाहर से आ गए हैं या मेहमान है कुछ भी, तो जो भी चीज़ आप लेकर आए वो कम पड़ जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर आपने अनुमान से ज़्यादा चीज़ ले ली है, आपको लगा था कि घर में 10 लोग होंगे, बाद में पता चला वहाँ 5 ही हैं, कुछ लोग चले गए किसी काम से बाहर, तो फिर जो भी चीज़ आप लेकर के आएंगे ना, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर वो वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। घरों में खाना बनता है, कहीं का थोड़ा सा भी एक आधा परसेंट इधर उधर हुआ और उसके हिस्से का ही बन गया, तो वो बेकार हो जाता है। तो यही कंडीशन प्लानिंग के टाइम में भी होता है। सरकारें जब प्लान करती हैं तो उनसे भी इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। अगर उनके पास डेमोग्राफिक रिकॉर्ड सही नहीं है, या जो भी स्कॉलर्स हैं उनके साथ जुड़े हुए जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सही से उनको सूचना या रिकॉर्ड नहीं दिया, या उनके बीच, अधिकारियों के बीच, एक प्लानिंग करने वाला ऑफिसर है, प्रोग्रामर है, और दूसरा रिकॉर्ड प्रोवाइड करने वाला, इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इन्फॉर्मेशन सही नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में भी होता है कि प्लान जो होता है वो फेल हो जाता है, या फिर वो सही से नहीं मिल पाता है। पब्लिक को उसका जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता सही से। तो सोशियोलॉजिस्ट के साथ साथ सभी के लिए, कोई भी स्कॉलर हो किसी फील्ड का है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जानना, समाज और उसके कितने डिविजन्स हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इसकी जानकारी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तो आपने देख लिया। इसके बाद में अब नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो जनरली आते हैं डेमोग्राफी में, स्टैटिस्टिक्स में और सेंसस में। जनगणना से संबंधित कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ कॉन्सेप्ट, या आप कुछ कह सकते हैं कुछ रूल्स हैं, जिनकी जानकारी पहले से होना जरूरी है,
हो सकता है कि आपको पहले से हो, लेकिन फिर भी उन पर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।